हीर बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। और ये सारा का सारा देश के लोगों को धोखे में रखकर मुक्त व्यापार के नाम पर इस देश के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। किसी तरह इस देश में जब लोगों को समझ में आने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार के बहाने लूट रही है, इस देश को गुलाम बना रही है, और 1858 में तो अंग्रेजों की बाकायदा सरकार यहां चलने लगी थी इस देश में। 1857 तक इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। फिर 1858 से इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बदलकर सीधे अंग्रेजों का शासन इस देश में स्थापित हो गया। तब इस देश के लोगों को अंदाजा लगने लगा कि ये अंग्रेज इस देश में व्यापार करने नहीं आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने नहीं आई है, इस देश को लूटने के लिए आई है। और उस लूट के खिलाफ इस देश के लोग संगठित होने लगे, उनमें चेतना आने लगी। जब देश के लोगों में चेतना आई, अंग्रेजों के खिलाफ लोग संगठित हुए, तो इस देश में एक बहुत बड़ा स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ। 1857 में उसकी शुरुआत हुई। हालांकि यह स्वाधीनता संग्राम छिटपुट तरीके से सारे देश में उसके पहले भी चलता रहा। जहां जहां लोगों की शक्ति थी, क्षमता थी, लोग लड़ते थे, और जहां संभव होता था वहां अंग्रेजों को पीट भी लेते थे, अंग्रेजों को मार भी लेते थे। लेकिन 1857 से सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की एक आवाज शुरू हो गई, और उस बगावत के बढ़ते बढ़ते कदम 1890 तक और मजबूत हुए। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बाकायदा इस देश में स्वदेशी आंदोलन चला। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, उसके विरोध में सारे देश में स्वदेशी का आंदोलन चला। और उस स्वदेशी के आंदोलन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि 1911 में आकर अंग्रेजी सरकार को बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। इतिहास में ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं जो घटना 1911 में इस देश में घटित हुई कि पहले बंगाल का विभाजन किया और उसके बाद बंगाल का विभाजन वापस हुआ। इसी स्वदेशी आंदोलन ने सारे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। इस देश के महान नेताओं ने, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के पहले दयानंद सरस्वती की श्रेणी के और दूसरे तमाम महान विभूतियां इस देश में जब लगी आंदोलन के क्षेत्र में, तो इस देश के लोग संगठित होने लगे। इसी के साथ साथ इस देश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पुरुषों की, महिलाओं की टोलियां भी इस देश में आजादी के लिए सक्रिय होती रहीं और समय समय पर अपने योगदान करती रही। 1947 में यह देश आजाद हुआ एक लंबी लड़ाई के बाद। 90 साल की लड़ाई 1857 से 1947 तक इस देश में लगातार लड़ी गई। उसके पहले भी लड़ाई चलती रही, लेकिन 1857 से 1947 का समय तो बहुत महत्वपूर्ण रहा इस देश की आजादी के इतिहास में। 1947 में हम आजाद हुए एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन आज बहुत दुख है और दुर्भाग्य है हम सबका कि आजादी के 50 साल बीतने के बाद फिर से इस देश में हजारों विदेशी कंपनियां आ गई। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इस देश में व्यापार करने, उसने इस देश को 250 वर्षों तक खूब जमकर लूटा, एक अच्छे खासे संपन्न समृद्ध देश को भिखारी और गरीब देश में बदल दिया। अब 4000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इस देश में आ गई हैं लूटने के लिए। सन 1991 के बाद से एक नया नारा इस देश में दिया गया है, उदारीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का। इस उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद तो विदेशी कंपनियों के आने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। 1991 से पहले 1947 से 1991 के बीच में जितनी विदेशी कंपनियां इस देश में नहीं आई, उससे ज्यादा विदेशी कंपनियां 1991 से 1996 के बीच में आ चुकी हैं। हजारों हजार विदेशी कंपनियों के साथ समझौते हो रहे हैं। इस देश में ऐसा लगता है कि सारा का सारा राजनीतिक तंत्र विदेशी कंपनियों के लिए पलक पांवड़े बिछाकर काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री बनता है, वित्त मंत्री बनता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तो सबसे पहला काम वो ये करता है विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए या तो विदेश जाता है, या तो हिंदुस्तान में ही बयान देकर, भारतवर्ष में ही बयान देकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहता है कि विदेशी कंपनियों का इस देश में खुला स्वागत है। इस देश को लूट की खुली छूट के लिए फिर से छोड़ दिया गया है। जो गलती 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में औरंगजेब से हुई थी कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए इस देश में जगह दी, वही गलतियां आज फिर दोहराई जा रही हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनियों को, ईस्ट इंडिया कंपनियों से भी ज्यादा ताकतवर दूसरी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस देश में बुलाया जा रहा है।
इन विदेशी कंपनियों को बुलाने के पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं। इस देश में जो विदेशी कंपनियों के समर्थक लोग हैं, इस देश में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समर्थक लोग हैं, वो कुछ तर्क देते हैं। उनमें से सबसे पहला तर्क है कि विदेशी कंपनियां आएंगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी तो देश में पूंजी आएगी, पैसा आएगा, क्योंकि इस देश में पूंजी की कमी है, पैसे की कमी है, संपत्ति की कमी है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि विदेशी कंपनियां आएंगी तो इस देश में उच्च तकनीकी आएगी, उच्च तकनीकी आएगी, उसके साथ साथ इस देश में क्वालिटी के सामान मिलेंगे। विदेशी कंपनियां आएंगी तो हाई टेक्नोलॉजी आएगी, उच्च तकनीकी आएगी, अच्छी तकनीकी आएगी तो अच्छे क्वालिटी के सामान मिलेंगे। तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो इस देश में रोजगार बढ़ेगा। इस देश में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, उसके कारण से गरीबी भी बहुत है। तो तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो इस देश में रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। और चौथा तर्क यह दिया जाता है कि चूंकि विदेशी कंपनियां हमेशा उच्च तकनीकी लेके आती हैं, क्वालिटी के सामान बनाती हैं, इसलिए इस देश का निर्यात भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इन चारों तर्कों को देखना चाहिए। भारत के तमाम शोध संस्थानों द्वारा समय समय पर किए गए अध्ययन, भारत सरकार के तमाम मंत्रियों द्वारा समय समय पर संसद में दिए गए जवाबों के आधार पर ये बातें पता चलती हैं कि विदेशी कंपनियां या विदेशी कंपनियों को जिन तर्कों के लिए बुलाया जाता है वो उससे बहुत दूर है। अभी हाल में उदाहरण के लिए पार्लियामेंट में, संसद में एक सवाल पूछा गया कि विदेशी कंपनियों के माध्यम से पिछले 5-6 वर्षों में कितनी पूंजी आई है इस देश में। जब से उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियां हुई हैं, विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं, तब से इस देश में कितनी विदेशी पूंजी आई है, यह सवाल संसद में पूछा गया। और संसद में पूछे गए इस सवाल का जवाब जब सरकार के मंत्री द्वारा दिया गया तो भारत सरकार के मंत्री के दिए हुए जवाब के आधार पर जो आंकड़ा मिला वो ये था कि जुलाई 1991 से लेकर नवंबर 1996 तक इस देश में विदेशी कंपनियों के माध्यम से 92,556 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। लेकिन इन 92,556 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्तावों में से वास्तव में कितने प्रस्ताव लागू हो पाए, मतलब कि जितनी पूंजी के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव पारित हुए हैं, क्या वो सारी की सारी पूंजी इस देश में आ गई है? तो जवाब उसका मिलता है नहीं। हमेशा यह होता है कि जितने प्रस्ताव पारित होते हैं, स्वीकृत होते हैं, भारत सरकार जितने प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जितने साइन किए जाते हैं, उससे बहुत कम पूंजी हमेशा आया करती है। जो वास्तविक पूंजी इस देश में आती है वो बहुत कम होती है। तो भारत सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार जुलाई 1991 से जुलाई 1996 तक 92,556 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत हुए, लेकिन इनमें से वास्तव में हमारे देश में जो विदेशी पूंजी आई है वो सिर्फ 19,469 करोड़ रुपए की है। अर्थात स्वीकृत पूंजी निवेश से आने वाली पूंजी मात्र 20% ही है। तो इससे अंदाजा लगता है कि कितना बड़ा ढोल पीटा जाता है विदेशी पूंजी के लिए, और वास्तव में आने वाली विदेशी पूंजी उससे बहुत कम होती है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितने प्रस्ताव पारित होते हैं उसकी 1/5 पूंजी ही वास्तव में इस देश में आती है। दूसरी सच्चाई एक और है कि ये जो 19,469 करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी आई भी है विदेशी कंपनियों के प्रस्तावों के माध्यम से, ये किस तरीके से आई है, इस पूंजी का स्वरूप क्या है? तो पता चलता है कि ये जो पूंजी है उसमें से अधिकांश पूंजी या ज्यादा पूंजी तो वित्तीय पूंजी है, और वित्तीय पूंजी वो पूंजी होती है जो शेयर बाजार में या सट्टा बाजार में लगी होती है। माने शेयर बाजार और सट्टा बाजार के माध्यम से जो पूंजी आती है वो वित्तीय पूंजी कहलाती है, और वित्तीय पूंजी से कभी भी किसी देश में ना तो उत्पादन बढ़ता है ना रोजगार पैदा होता है। वित्तीय पूंजी तो शेयरों के खरीद फरोख्त में लगती है, सट्टे बाजार में, सट्टा बाजारी में लगती है। तो भारत में आई हुई जितनी विदेशी पूंजी है उसमें से चूंकि अधिकांश पूंजी वित्तीय पूंजी है, सट्टा बाजार में लगी हुई पूंजी है, शेयर बाजार में लगी हुई पूंजी है, इसलिए उस पूंजी से इस देश का कोई भला नहीं हो पाया है पिछले 5-6 वर्षों में।
न तो इस पूंजी से कोई उत्पादन बढ़ा है,